हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज ड्रीम। तो फ्रेंड्स, हम लोग की जो अभी तक की सीरीज़ चलती आई है, ठीक है, उनमें से मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आपका एक टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। तो ये जो कंबाइंड टेस्ट मैंने तैयार किया है, इसमें आपके कुछ प्रीवियस क्वेश्चन हैं और कुछ नए हैं। तो दो न्यू और प्रीवियस क्वेश्चंस का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छे से कोशिश करेगा, क्योंकि ऐसा है कि पेंडेमिक की कंडीशन जो कोरोना की है, ठीक है, वो थोड़ी थोड़ी मतलब कि बैलेंस में आ रही है। तो हो सकता है कि जैसे ये कंट्रोल में आए तो जल्दी जल्दी आपके एग्जाम्स करवाए जाएंगे। तो इसलिए प्रैक्टिस आपकी जो है पूरी तैयार रहे, पूरी बनी रहे, ठीक है। तो इसके लिए अब हम लोग जो है बीच बीच में जब 14 से 15 या 10 12 क्लासेस जैसे ही आपकी होंगी, एटलीस्ट 10 क्लास होंगी, तो कंबाइंड टेस्ट एक बार करा लिया जाएगा, ठीक है। ये चेक करने के लिए कि आपकी तैयारी हो रही है कि नहीं हो रही। तो कोशिश ये करिएगा इस टेस्ट में आप लोग जो है आंसर ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो टोटल ये जो टेस्ट है उसमें 45 क्वेश्चंस रखे गए हैं। जितने भी हैं, हम जो क्वेश्चंस डालते हैं, क्वेश्चंस की सीरीज डालते हैं, उन सब का कॉम्बिनेशन यानी पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट साइंस, सबके क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक है। तो न्यू और जो मतलब कि प्रीवियस हैं, जो अभी तक के क्वेश्चंस आपके करवा चुके हैं या मतलब जितने कि आप लोग देख चुके हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो इन दोनों का ही कॉम्बिनेशन है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और हर क्वेश्चन में वही 2 2 सेकेंड या मतलब थोड़े थोड़ी देर का टाइम रहेगा, आप लोग को बस आंसर ज़रूर देना है, ठीक है। फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? ऑप्शंस हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट या 1813 का चार्टर एक्ट। क्वेश्चन 1 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। 1786 का जो अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, ये जो है इसका मेनली जो उद्देश्य था, प्रमुख उद्देश्य इसका जो था, वो कॉर्नवालिस को जो भारत का गवर्नर जनरल का पद मिला, ठीक है, तो उसको मतलब पद के लिए उसको तैयार करना था मेनली। और इस अधिनियम के तहत जो गवर्नर जनरल है उसको ये पावर दे दी गई थी कि वो विशेष अवस्था में परिषद के जो निर्णय हैं, जैसे उनकी जो कमेटी के मेंबर हैं, वो जो भी निर्णय लेंगे उसको वो रद्द भी कर सकता है। तो ये मेनली 1786 के अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत ये आया था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में है, किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार दिया? ऑप्शंस हैं केशवानंद भारतीवाद, राजनारायण बनाम इंदिरा गांधी वाद, गोलकनाथ वाद, सज्जन कुमार वाद। क्वेश्चन 2 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, सज्जन कुमार वाद। सज्जन कुमार वाद जो था, इसी के अंतर्गत मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है लोकसभा के प्रति एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत, अनुच्छेद 75(3) के अनुसार या अनुच्छेद 74(3) के अनुसार। ये 4 स्टेटमेंट हैं, इनमें से हमें ये बताना है कौन सा सही है। पहला मतलब 1 और 2 सही है, 1 2 और 3 सही है केवल, 1 3 और 4 केवल सही है, या 1 2 3 4 चारों ही सही हैं। तो क्वेश्चन 3 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 1 2 और 3 सही है। यानी इसमें जो है अनुच्छेद 75(3) जो दिया गया है उसके अनुसार, मतलब इसमें कहा गया ना मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, तो इसमें पहला, दूसरा और तीसरा जो है इसमें सही है, करेक्ट है। क्यों है? अनुच्छेद जो 75(3) है उसके अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, तो ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है, सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी तीसरा वाला। उसके बाद है कि जो मंत्रिमंडल है उसको ये संवैधानिक बाध्यता है कि विधानमंडल के निर्वाचित जो सदन है उसका विश्वास खोते ही शीघ्र पद का त्याग कर दें। तो यहाँ पे एक संवैधानिक बाध्यता भी है कि अगर जो है वो विश्वास खो देंगे, ठीक है, तो फिर वो अपना पद खुद ही त्याग दें, तो ये भी है एक तरीके से। उसके बाद है कि यह सामूहिक उत्तरदायित्व लोकसभा के प्रति है, चाहे मंत्री राज्यसभा से भी हों, तो लोकसभा के प्रति भी रहेगा। तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से जो उत्तरदायी होती है इन तीनों में ही होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था। ऑप्शन है 1950 ईस्वी में के.एम. मुंशी की अध्यक्षता में, 1955 ईस्वी में बी.जी. खेर की अध्यक्षता में, 1960 ईस्वी में एम.सी. खालसा की अध्यक्षता में, 1965 ईस्वी में हुमायूं कबीर की अध्यक्षता में।
क्वेश्चन 4 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 1955 ईस्वी में बीजे खेर की अध्यक्षता में। तो भारतीय संविधान की जो अनुच्छेद 344 है उसके तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का जो गठन हुआ है वो 1955 ईस्वी में बीजे खेर की अध्यक्षता में हुआ है। क्योंकि क्वेश्चंस काफ़ी मतलब 45 क्वेश्चंस हैं, इस वजह से थोड़ा सा जो है स्पीड में चल रहे हैं, ठीक है। और कुछ जो मतलब न्यू क्वेश्चन होंगे उसमें थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। अदरवाइज जो पुराने हैं वो तो आप लोग को पहले ही से ही पता है, बस उसमें आप लोग को आंसर देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई? ठीक है, ऑप्शन है भारतीय काउंसिल अधिनियम 1892, मिंटो मार्ले सुधार 1909, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935। क्वेश्चन 5 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मिंटो मार्लो सुधार 1909। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की जो व्यवस्था की गई थी वो मिंटो मार्लो सुधार 1909 जो आया इसके अंतर्गत की गई थी, और इसमें साथ ही साथ मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान भी किया गया था मिंटो मार्लो सुधार के अंतर्गत, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें है भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। ऑप्शंस हैं 1892 की भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा, 1909 की भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा, 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा, या 1935 की भारत सरकार अधिनियम द्वारा। क्वेश्चन 6 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 1919 की भारत सरकार अधिनियम द्वारा। तो ये जो भारतीय विधान पालिका है, ठीक है, तो ये जो लेजिस्लेचर है भारतीय विधान पालिका, ये प्रथम बार द्विसदनीय जो बनाई गई थी 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। इसमें ऊपरी सदन जो अपर हाउस होता है जिसमें वही राज्य परिषद आ जाएगा, ठीक है, वही ऊपरी सदन जो होता है उसको राज्य परिषद कहते हैं, राज्यसभा, और निचला सदन जो होता है उसको केंद्रीय विधानसभा कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें है निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? ऑप्शन है सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम। क्वेश्चन 7 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार जो थी उनके सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, बाकी यहाँ पे तीनों जो दिए गए हैं वो इसके सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें है बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। ऑप्शंस हैं पश्चिम बंगाल से, मुंबई प्रेसिडेंसी से, तत्कालीन मध्य भारत से, या फिर पंजाब से। तो क्वेश्चन 8 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मुंबई प्रेसिडेंसी से। मुंबई प्रेसिडेंसी से बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें है राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 117, अनुच्छेद 266, अनुच्छेद 306, या अनुच्छेद 307। क्वेश्चन 9 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 117। अनुच्छेद 117 में प्रावधान है कि अनुच्छेद 110 का में जो उसका 110 का में जो उपखंड 4 है उसमें ये कहा गया है कि संबंधी प्रावधान अर्थात कर अधिशोषण करने वाले जो विधेयक हैं या फिर संशोधन राष्ट्रपति की सिफारिश से ही पुनः स्थापित या प्रस्तावित किया जाएगा। अन्यथा अगर ऐसा नहीं होता है तो, या मतलब कि अगर ऐसा नहीं है तो ऐसा जो उपबंध होगा, इस तरीके का जो उपबंध करने वाला जो विधेयक होगा वो राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये बात किसमें कही गई? अनुच्छेद 117 में कही गई। क्वेश्चन नंबर 10। इसमें देखिए, इसमें है इनमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकाएक तत्व है? तो एकाएक कौन सा तत्व है? इसमें 6 तत्व दिए गए हैं, ठीक है। देखिए, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, राज्यपालों की नियुक्ति, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, न्यायिक पुनर्वलोकन, अखिल भारतीय सेवाएं, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका। तो ये जो 6 यहाँ पे दिए गए हैं तत्व, इनमें से हमें ये बताना है कि संघीय व्यवस्था में एकाएक तत्व कौन सा है,
ठीक है। तो ऑप्शन देखिए कूट में 1 3 6, 2 3 5, 3 5 6 और 2 4 5 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 8 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 2 3 5। तो देखिए एक बार 2 3 5 कौन कौन से हैं। राज्यपालों की नियुक्ति, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व और अखिल भारतीय सेवाएं। तो ये जो भारतीय संघीय व्यवस्था है उसमें संघात्मक जो लक्षण हैं उनके साथ साथ एकात्मक लक्षण भी विद्यमान होते हैं। यहाँ पूछा गया है कि जो संघीय व्यवस्था है उसमें एकात्मक लक्षण इन छहों में से कौन कौन से हैं। तो जो एकात्मक लक्षण हैं उनमें सशक्त केंद्र, एकल नागरिकता, केंद्र द्वारा जो राज्यपाल की नियुक्ति होती है, अखिल भारतीय सेवाएं, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, आपातकालीन प्रावधान, ये सारे जो है वो एकाएक तत्व में आते हैं। तो उनमें से राज्यपालों की नियुक्ति भी इसमें है, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व जो है ये भी है इसमें, और अखिल भारतीय सेवाएं भी। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें है एरड़ अभिलेख का संबंध किस शासक से है। ऑप्शन है ब्रह्मगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय और भानुगुप्त। क्वेश्चन 11 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी भानुगुप्त। एरड़ अभिलेख का जो संबंध है वो भानुगुप्त के अभिलेख से है, और ये जो अभिलेख है इसमें भानुगुप्त के मंत्री की जो गोपराज मतलब मंत्री गोपराज जो है उससे संबंधित है, उसके बारे में इसमें बताया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें है निम्न में से कौन सी संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई। ऑप्शंस हैं एतुद गोई, पाद किलड़ेकू, तोल कपियम, इनमें से कोई नहीं। काफ़ी अच्छे नाम है। तो देखिए क्वेश्चन 12 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी तोल कपियम। ठीक है, तो ये जो है ये संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है, तोल कपियम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें है गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था। ऑप्शंस हैं आनंद, सरिपुत्र, मोगलान या सुभद्र। क्वेश्चन 13 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी सुभद्र। मृत्यु से पूर्व बुद्ध ने कुशिनारा के जो परिव्राजक सुभद्र को अपना अंतिम उपदेश दिया था, यानी ये कुशिनारा के रहने वाले थे सुभद्र। ठीक है, इनको इन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था। तो ये जो दीक्षित किए जाने वाले शिक्षा प्राप्त करने वाले अंतिम व्यक्ति जो थे वो सुभद्र थे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14। इसमें है भारतीय रंगमंच में यवनिका यानी पर्दा उसका शुभारंभ किसने किया। ऑप्शंस हैं शकों ने, पार्थियनों ने, यूनानियों ने या कुषाणों ने। क्वेश्चन 14 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यूनानियों ने। भारतीय रंगमंच में यवनिका यानी पर्दे का जो शुभारंभ किया था वो यूनानियों ने किया था। जो नहीं जब फिल्म जो है, क्योंकि रंगमंच यानी यहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री की बात हो रही है, तो उसमें जैसे होता नहीं ड्रामा स्टार्ट होने से पहले जो कर्टेन जो है वो मतलब कि वो खुलता है, फिर ड्रामे का सीन आता है, तो इस तरीके से। तो ये जो यूनानी थे उनके द्वारा जो है इसका शुभारंभ हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें है मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है बिहार, गुजरात, उड़ीसा, बंगाल। क्वेश्चन 15 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी गुजरात में। मोढेरा का जो सूर्य मंदिर है वो गुजरात राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16। इसमें है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था। ऑप्शंस हैं चतुर्वेदी मंगलम, परिषद, अष्टदिग्गज, मणिग्राम। क्वेश्चन 16 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी मणिग्राम। प्राचीन लेखों से हमें ये ज्ञात होता है कि जो मणिग्राम है, नाना देशिस है और बलंजियार, तेलिन आदि ये सब क्या है व्यापारिक संगठन थे। ठीक है, प्राचीन भारत में व्यापारियों का ये एक निगम था, एक संगठन था। ठीक है, तो उनमें मणिग्राम यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए।
इसमें है हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो पहला जोड़ा देखिए इसमें, एम रफीक मुगल हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली, इनका ये कहना है। EJH मैके सुमेर से लोगों का पलायन, सुमेरियन जो सभ्यता है। मार्टिमर वेलर पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवसन। अमलनंदा घोष हड़प्पा सभ्यता का उद्धव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ। तो हमें इसमें बताना है क्वेश्चन नंबर 17 में कि कौन सा करेक्ट आंसर है, करेक्ट जोड़ा है। नहीं सॉरी, इसमें कहा गया ना जोड़ा सही नहीं है, तो कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो इसमें करेक्ट जो है वो, मतलब जो जोड़ा सही नहीं है वो ऑप्शन ए है, एम रफीक मुगल। एम रफीक मुगल का इसमें बताया गया है हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली है। तो यहाँ पे ये जोड़ा सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि देखिए एम रफीक मुगल ने इस मान्यता का खंडन किया था कि जो हड़प्पा सभ्यता है उसने पश्चिमी मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली। इस बात को इन्होंने कहा नहीं बल्कि इसका खंडन किया था, ठीक है। और बाकी यहाँ पे जो है EJH मैके ने कहा कि सुमेर से लोगों का पलायन हुआ। उसके बाद मार्टिमर वेलर ने कहा कि पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवसन हुआ। तो ये सारी चीज़ें, बाकी जितने भी ऑप्शन हैं वो एकदम करेक्ट हैं, ए वाला गलत है। क्वेश्चन नंबर 20, इसमें देखिए निम्नलिखित में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था। ऑप्शन है गाय, हाथी, गेंडा और बाघ। क्वेश्चन 20 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, गाय। गाय जो है वो जो मुहरें प्राप्त की गई थी हड़प्पा संस्कृति में, उनमें या जो टेराकोटा की जो कलाकृतियाँ थी उनमें गाय जो जानवर है इसका निरूपण नहीं हुआ था। बाकी हाथी, गेंडा और बाघ ये तीनों ही देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, इसमें है किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है सफ़ेद घोड़ा। ऑप्शन है कठोपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, ईशोपनिषद या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन 21 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि देखिए जो श्वेताश्वतर, मतलब ये देखिए श्वेताश्वतर, ठीक है, ये जो उपनिषद है उसका अर्थ है सफ़ेद घोड़े द्वारा ढोया गया, ठीक है, सफ़ेद घोड़े द्वारा ढोया गया। यानी सफ़ेद घोड़े का जो शाब्दिक अर्थ है वो इन सभी उपनिषदों में से जो इन सब में से नहीं है। ये जो श्वेताश्वतर जो है इसमें ये इसका अर्थ है सफ़ेद घोड़े द्वारा ढोया गया, ठीक है। इसलिए इनमें से कोई नहीं वाला जो ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, इसमें है कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी। ऑप्शन है नागार्जुन, शूद्रक, पार्श या वसुमित्र। क्वेश्चन 22 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, वसुमित्र। वसुमित्र जो है कश्मीर में जो कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगति हुई थी उसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, इसमें है भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके उन्हें सही क्रम में रखिए। 4 आर्य सत्य क्या हैं? दुख है, दुख निरोध है, यहाँ पे है दुख का निरोध है, ठीक है, दुख का निरोध है और दुख निरोध का मार्ग है, दुख का कारण है, ठीक है। तो ये 4 जो हैं वो आर्य सत्य हैं। इनमें हमें इसे क्रम में जो है करना है। तो देखिए इसका क्रम क्या होगा। तो क्वेश्चन 23 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ADBC। तो क्रम में देखिए सबसे पहले क्या आएगा, दुख है, ठीक है, मतलब कि संसार में सर्वत्र दुख है, मतलब हर जगह जो है दुख फैला हुआ है, ठीक है, हर किसी के पास कोई ना कोई प्रॉब्लम है। उसके बाद है D, दुख है, दुख का कारण, ये सही इनका सीक्वेंस है, पहले आता है दुख है, फिर उसके बाद दुख का कारण है, फिर उसके बाद है दुख का निरोध है, दुख का निरोध कि दुख का अंत संभव है, हमेशा नहीं रहने वाला है, इसका अंत भी संभव है, फिर दुख निरोध का मार्ग है, ठीक है। तो ये जो है इनका सही क्रम है ADBC। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24,
इसमें है जिस जिले में 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह है, ऑप्शन है जोधपुर, जैसलमेर, धौलपुर, नागौर। तो क्वेश्चन 24 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जैसलमेर। जैसलमेर जो है ये जो जिला है इसमें 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा यहाँ से होकर के गुजरती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 25। इसमें है निम्नांकित में कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है, कर्क रेखा के बहुत करीब स्थित है। ऑप्शन है अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर और उज्जैन। क्वेश्चन 25 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, गांधीनगर। गांधीनगर जो है वो कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है। क्वेश्चन 26, इसमें देखिए क्या है। इसमें है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो देखिए इसमें 4 कथन दिए गए हैं। सबसे पहला है भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीप क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है। भौमिकीय दृष्टि से, अगर भूमि की दृष्टि से देखा जाए, हिमालय विश्व में सबसे नवीन वलित पर्वतों को प्रदर्शित करते हैं। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा हुआ है। और उसके बाद लास्ट में है भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयले का वृहत्तम भंडार है। तो इन चारों में से हमें जो करेक्ट आंसर है वो बताना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन 26 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, जिसमें कहा गया है भारत में, क्योंकि इसमें बताना है कौन सा कथन असत्य है। तो असत्य कौन सा है, तो देखिए भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा हुआ है। ये यहाँ पे गलत है, क्योंकि भारत में पश्चिमी समुद्र तट का जो निर्माण हुआ है वो नदियों की जमाव क्रिया के द्वारा नहीं हुआ, बल्कि भूमि के जो उत्थान एवं निर्गम, वही उत्थान पतन, जो जैसे भूकंप आया हो तो भूमि के उत्थान या निर्गम के कारण वहाँ पे जो उनके पश्चिमी तट हैं उनका निर्माण हुआ है। ठीक है, बाकी यहाँ पे जितने भी ऑप्शन हैं वो एकदम करेक्ट हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन 27 में है निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ नहीं है। ऑप्शन है मुंगेर, रोहतास, जमुई, नवादा, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो क्वेश्चन 27 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, रोहतास। तो यहाँ पे जो बिहार में धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाले जिले स्थित हैं, तो ये जो धारवाड़ वाला एरिया है वो कहाँ पे, बिहार के पास है। ठीक है, तो वहाँ पे जो दक्षिण पूर्व बिहार है उसके अंतर्गत ये जो धारवाड़ वाले जो एरिया हैं वो आते हैं। अब इनमें कौन कौन से जो है जिले आ जाएंगे, तो इनमें मुंगेर है, नवादा है, जमुई है, ये तीनों ही जिले जो हैं वो इसमें शामिल हैं। ठीक है, सिर्फ जो रोहतास है वो धारवाड़ नहीं है। तो ये बिहार साइड वाला जो एरिया है, बिहार का जो धारवाड़ भूस्तरीय एरिया है वहाँ पर है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन 28 में है हिमालय के किस भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है। ऑप्शंस हैं उत्तर पूर्वी हिमालय, पूर्वी हिमालय, हिमाचल उत्तराखंड हिमालय, कश्मीर हिमालय। तो क्वेश्चन 28 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, कश्मीर हिमालय। हिमालय के कश्मीर हिमालय भाग जो है उसमें उस पर करेवा भू आकृति पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट 29, क्वेश्चन 29। क्वेश्चन 29 में है निम्नलिखित में से कौन एक कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है। ऑप्शंस हैं अन्नामलाई पहाड़ियाँ, पालिनी पहाड़ियाँ, नंदी पहाड़ियाँ या नीलगिरी पहाड़ियाँ। तो देखिए क्वेश्चन 29 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, नीलगिरी पहाड़ियाँ। नीलगिरी पहाड़ियाँ जो हैं ये मतलब कि यहाँ पे जो दिए नहीं है कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों उनके मिलन स्थल पर स्थित है नीलगिरी पहाड़ियाँ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ राजस्थान में विंध्यन पर्वत श्रेणियों का विस्तार है। ऑप्शन है मुकंदरा पहाड़ियाँ, डोरा पर्वत, अलवर पर्वत या गिरवा पर्वत। क्वेश्चन 30 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मुकंदरा पहाड़ियाँ। ठीक है, मुकंदरा पहाड़ियाँ जो है ये राजस्थान की विंध्यन पर्वत श्रेणियों का विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। इसमें है गौरलाटा चोटी किस पाट में स्थित है। ऑप्शंस हैं सामरी पाट, मैन पाट, जशपुर पाट, जारंग पाट।
तो देखिए इसका जो क्वेश्चन 31 का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, सामरी पाट। गौरलाटा चोटी सामरी पाट की चांदो पहाड़ी रेंज पर स्थित है। सामरी पाट जो है उसकी जो चांदो पहाड़ी है उसकी रेंज पर स्थित है। यह छत्तीसगढ़ राज्य में अवस्थित है और ये सबसे मतलब यहाँ पे जो पाट है वो पठार की बात की जा रही है ना, तो ये पहले तो ये छत्तीसगढ़ राज्य में है और फिर ये राज्य का सबसे ऊंचा पठार भी है। तो गौरलाटा चोटी जो है वो सामरी पठार या सामरी पाट पर स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन 32 में है निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे देखिए एक तरफ दर्रे दिए गए हैं और एक तरफ जो है वही मतलब जगह बताई गई है कि किस जगह ये दर्रे पाए जा रहे होंगे। तो पहला है चांगला जम्मू एवं कश्मीर, रोहतांग हिमाचल प्रदेश, बॉमडिला अरुणाचल प्रदेश, सेला उत्तराखंड। तो इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है कि जो दर्रा है वो उस जगह पे नहीं पाया जा रहा है। तो क्वेश्चन 32 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, सेला। सेला जो उत्तराखंड बताया गया है ये उत्तराखंड में नहीं बल्कि अरुणाचल प्रदेश ही यहीं पे होगा। तो सेला जो दर्रा है ये अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। और यहाँ पे जो बाकी के ऑप्शन है जो चांगला जम्मू एवं कश्मीर में है, जम्मू एवं कश्मीर पहले कहा जाता था, अब क्योंकि जो है ये टेरिटरीज वहाँ की ब्रेक हो गई है ना, तो ये अब चांगला दर्रा जो है वो लद्दाख वाले एरिया में आ गया है, ठीक है। तो अगर मतलब कि न्यू अगर क्वेश्चन आता है या लद्दाख करके भी अगर आता है तो हम लद्दाख को ऑप्शन टिक करेंगे। रोहतांग हिमाचल प्रदेश में है, रोहतांग दर्रा, बॉमडिला अरुणाचल प्रदेश में, ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन 33 में है चौराबाड़ी ग्लेशियर स्थित है। ऑप्शन है केदारनाथ मंदिर के दक्षिण में, केदारनाथ मंदिर के पश्चिम में, केदारनाथ मंदिर के उत्तर में या फिर केदारनाथ मंदिर के पूर्व में। चौराबाड़ी ग्लेशियर जो कि स्थित है वो है ऑप्शन सी इसका करेक्ट है, केदारनाथ मंदिर के उत्तर में। चौराबाड़ी ग्लेशियर जो है वो केदारनाथ मंदिर के उत्तर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन 34 में है प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम सूचक था। ऑप्शन है अरब सागर का, बंगाल की खाड़ी का, हिंद महासागर का या प्रयाग में गंगा यमुना और पौराणिक नदी सरस्वती के संगम का। तो क्वेश्चन 34 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, हिंद महासागर का। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में जो रत्नाकर शब्द यूज हुआ है वो हिंद महासागर के लिए यूज हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। इसमें है निम्न में से किसे अश्रु गैस की तरह काम में लेते हैं। ऑप्शन है हाइड्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया और क्लोरीन। क्वेश्चन 34 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अमोनिया। तो यहाँ पे अश्रु गैस के लिए जो कंपोनेंट है उसके लिए अमोनिया मोस्टली यूज़ किया जाता है। जब जो आंसू गैस है जब ये बनाई जाती है तो एक जो आंसू गैस का जो पूरा फॉर्मूला है उसमें अमोनिया का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। इसमें है राइबोजाइम होते हैं। ऑप्शन है डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 35 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, आरएनए। राइबोजाइम जो है वो एक आरएनए है। अगर फुल फॉर्म देखा जाए राइबोजाइम्स का तो होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड एंजाइम, ठीक है, इन्हीं को ही हम राइबोजाइम कहते हैं। तो ये एक तरीके से आरएनए अणु हैं जो विशिष्ट जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं में कैटलिस्ट एज अ उत्प्रेरक की तरह उत्प्रेरक की क्षमता देते हैं, ठीक है। तो मतलब कि उत्प्रेरक कैटलिस्ट की जो क्षमता होती है उसे ये रखते हैं अपने अंदर। आरएनए के उत्प्रेरक गुण की खोज किसने की। ऑप्शन है थॉमस आर, पेट्री टलास, गेरहाल्ड एंड्रियन, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 36 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, थॉमस आर केच है ये, ठीक है, केच यहाँ पे छूट गया है तो यहाँ पे केच होगा। तो थॉमस आर केच जो हैं इन्होंने ही आरएनए की उत्प्रेरक गुण की खोज की थी कि आरएनए भी एज अ एक कैटलिस्ट की तरह यूज हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 37। इसमें है रोंटगन विकिरण किसे कहते हैं। ऑप्शन है गामा विकिरण, गामा किरण, कॉस्मिक किरण, एक्स किरण या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 37 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, एक्स किरण। रोंटगन विकिरण जो है वो जो मतलब कि एक्स किरण जो है उसको रोंटगन विकिरण भी कहा जाता है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन 38 में है, निम्नलिखित में से किस वस्तु के नमूने को हवा में खुला रखने पर कुछ समय पश्चात गायब हो जाता है, जैसे कपूर, नैप्थलीन अथवा शुष्क बर्फ। इस परिघटना को कहते हैं। ऑप्शन है ऊर्ध्वपातन, वाष्पीकरण, विसरण और विकिरण। तो क्वेश्चन 38 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, ऊर्ध्वपातन। इस क्रिया में क्या होता है कि कोई भी वस्तु है, उसके नमूने को अगर हवा में हम खुला छोड़ दें तो कुछ समय पश्चात वो गायब हो जाता है। मतलब कहने का है कि अगर कोई भी सब्सटेंस है तो वो हमारे पास सॉलिड फॉर्म में है, उसको जैसे ही हम हवा में छोड़ देंगे कुछ समय बाद वो गायब हो जाएगा। तो वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने की बजाय डायरेक्टली वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है कपूर का है, नैप्थलीन का है, शुष्क बर्फ का है, ये सब ऐसे ही होती है परिघटना है। ठीक है, तो ये ऊर्ध्वपातन की परिघटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। इसमें है कोडॉट 1148 एक महत्वपूर्ण प्रजाति है। ऑप्शन है गेहूं की, मक्का की, कपास की या फिर गन्ना की। तो देखिए क्वेश्चन 39 का करेक्ट आंसर है कि कोडॉट 1148 जो है महत्वपूर्ण प्रजाति जो है वो ऑप्शन डी है, गन्ने की है। ठीक है, तो ये जो है, ये जो प्रजाति है वो पूर्व उत्तर प्रदेश में मुख्यतः ये पाई जाती हैं। तो ये गन्ने की प्रजाति है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन 40 में है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। जैसे भारत में रेड पांडा प्राकृतिक रूप से केवल पश्चिमी हिमालय में पाया जाता है। भारत में स्लो लोरिस उत्तर पूर्व के सघन वनों में रहता है। तो ये दो यहाँ पे पॉइंट दिए गए, दो कथन दिए गए, जिनमें से हमें ये बताना है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है या है। तो केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है ना ही दो सही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन 40 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, केवल दो। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी यहाँ पे जो कथन है वो सही है। तो कैसे सही है इसे देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे कहा गया है कि भारत में जो रेड पांडा है वो प्राकृतिक रूप से केवल पश्चिमी हिमालय में ही पाया जाता है। तो ये गलत क्यों है? क्योंकि जो रेड पांडा है वो उत्तर पूर्वी भारत के उप हिमालयी क्षेत्रों में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। ठीक है, तो मेनली अगर रेड पांडा की बात की जाए तो ये सिक्किम है, पश्चिम बंगाल है, अरुणाचल प्रदेश है आदि, ये सारे जो क्षेत्र हैं वहाँ पर ये पाए जाएंगे। ना कि केवल, केवल जो शब्द यूज हुआ है ये गलत है, केवल पश्चिमी हिमालय ये गलत है। ठीक है, दूसरे में भारत में स्लो लोरिस उत्तर पूर्व के सघन वनों में रहता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, उत्तर पूर्व के सघन जो वन है उनमें स्लो लोरिस जो है वो रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन 41 में है, भारतीय वन्यजीव के संदर्भ में उड्डयन वल्गुल फ्लाइंग फॉक्स निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शन है चमगादड़ है, चीड़ है, ब्लॉक है या गिद्ध है। क्वेश्चन 41 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, चमगादड़ है। भारतीय वन्यजीव के संदर्भ में जो उड्डयन वल्गुल है यानी फ्लाइंग फॉक्स, वो चमगादड़ को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन 42। क्वेश्चन 42 में देखिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को किसने प्रारंभ किया? ऑप्शन है जापान, चीन, ऑस्ट्रेलिया या इजिप्ट। क्वेश्चन 42 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने जो पर्यावरण संरक्षण है उसके लिए ऑस्ट्रेलिया ने ग्रीन आर्मी को लॉन्च किया था। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण के लिए। तो उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 43। इसमें देखिए, पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने आरंभ किया। पर्यावरण अनुकूल और उपभोक्ता उत्पाद, इनको चिन्हित करने के लिए सरकार ने आरंभ किया। एग मार्क, इको मार्क, ISI या वाटर मार्क। क्वेश्चन 43 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, इको मार्क। इको मार्क यहाँ पे पर्यावरण अनुकूलन उपभोक्ता उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए इको मार्क का आरंभ किया गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। इसमें है, प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक है। ऑप्शंस हैं मसानोबू फुकुओका, MS रंधावा,
MS स्वामीनाथन, नॉर्मन बोरलॉग। तो क्वेश्चन 44 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, मासानोबु फुकुओका। मासानोबु फुकुओका जो है ये प्राकृतिक कृषि के अन्वेषक कहे जाते हैं, मासानोबु फुकुओका। ठीक है, ये एक जापानी किसान व दार्शनिक भी थे। तो अगर देखा जाए कि प्राकृतिक कृषि के अन्वेषक कौन है, तो मासानोबु फुकुओका है। लास्ट क्वेश्चन है इस जो है टेस्ट का, तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 45। इसमें है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी NGT भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया। ऑप्शन है 2008 में, 2009 में, 2010 में या 2011 में। तो क्वेश्चन 45 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी 2010। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जिसे हम NGT कहते हैं, उसे अर्थात इसको हिंदी में कहा जाता है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण। इसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा 18 अक्टूबर 2010 को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट जो 2010 है उसके अधीन की गई थी। ठीक है, इसमें मेनली जो पर्यावरण संरक्षण है, वन है और अन्य प्राकृतिक जो संसाधन हैं उन्हीं के ही मामलों पर उनका जो निपटारा हो रहा है, निपटारा करना या उनका जो दोहन हो रहा है उसको रोकना, तो इन सब पे ही इसमें बात की जाती है। तो ये 2010 में जो है स्थापित किया गया था। ठीक है, तो दोस्तों आज की जो हमारी ये जो टेस्ट सीरीज़ है इसका कंबाइंड जो टेस्ट है, ठीक है, वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। कोशिश करिएगा प्लीज़ आंसर ज़रूर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये आपके ही बेनिफिट के लिए हैं। तो आप लोग आंसर करिएगा। इसके बाद जब 10 जो क्वेश्चंस की सीरीज़ हैं, मतलब कि क्वेश्चंस का पूरा सेट है, ठीक है, तो वो जैसे जैसे 10 पूरे कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद इसी तरीके से कंबाइंड टेस्ट रहेगा। ठीक है, लेकिन उसमें क्या रहेगा कि प्रीवियस आपकी नॉलेज चेक की जाएगी और थोड़ा बहुत कुछ न्यू क्वेश्चंस भी उसमें रहेंगे। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।